हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू डीसी लाइन सीएस। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एमसीक्यू सीरीज में। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने 50 एमसीक्यू कवर अप किए थे और उसके पहले भी 50 यानी टोटल मिलाकर के 100 एमसीक्यू हम लोगों ने सक्सेसफुली किए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। और आज भी अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बेटा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज भी हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद में आगे के चैप्टर्स पे भी आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस में इससे हेल्प भी अच्छी मिल रही होगी। और साथ में इसके साथ में वैसे तो मैंने आपके जो मॉड्यूल है, जो आईसीआई का मटेरियल है, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर अप किए हैं, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन छूट भी गया हो तो एक बार आईसीआई के क्वेश्चंस को जरूर कंसीडर कर लेना। बाकी अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप बता देना कॉमेंट बॉक्स पे, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। द टर्म क्विड प्रो क्यो तो बेटा सबको पता है। क्विड प्रो क्यो कंसीडरेशन है ना, कंसीडरेशन का होता है ना समथिंग इन रिटर्न। सेक्शन 2 क्लॉज डी कंसीडरेशन की डेफिनेशन है। कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, और समथिंग इन रिटर्न को लैटिन टर्म में बोला जाता है क्विड प्रो क्यो। तो आंसर विल बी बी। डन है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इन अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफाइंग द टाइम फॉर परफॉर्मेंस द प्रोमिसर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफाइंग द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, द प्रोमिसर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर प्रोमिसर कैसे और कब परफॉर्म करेगा। तो देखते हैं, इमीडिएटली तुरंत करेगा, विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम, विद इन अ रीजनेबल टाइम, विद इन नेक्स्ट 21 डेज। तो आंसर विल बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। क्यों रीजनेबल टाइम? क्यों है रीजनेबल टाइम की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी डेफिनेशन नहीं है। रीजनेबल टाइम का मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और हर जगह पर यह बात लिखी हुई है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस चीज को स्पेसिफाई भी किया गया है कि रीजनेबल टाइम का कोई मतलब नहीं है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के नेचर, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या टाइम होना चाहिए। तो विद इन रीजनेबल टाइम, अगर कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम में प्रोमिसर को परफॉर्म करना चाहिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखते हैं ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, डेफिनेशन तो सभी को याद होगी। अब देखिए, द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन, अगर कंसीडरेशन किसी भी एग्रीमेंट में नहीं है तो एग्रीमेंट पे उसका क्या इफेक्ट होगा? एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होगा, यानी कि वॉइड एब इनिशियो। ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, according to which section of the Indian Contract Act 1872 does a contract which ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable? तो बेटा ये void contract की बात कर रहा है कि contract void कब होता है ना, ये void contract की बात कर रहा है कि void contract कब होता है। void contract की जो definition है वो है सेक्शन 2 क्लॉज जे, पहले ही वाला ऑप्शन है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज जे विल बी राइट आंसर। अब देखते हैं सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 15 किस चीज का है? सेक्शन 13 है आपका कंसेंट का, सेक्शन 14 है फ्री कंसेंट का, और सेक्शन 15 है कोअर्जन। सबसे पहले कोअर्जन ही आता है, तो सेक्शन 15 है आपका कोअर्जन का। एक बार देख लेते हैं, ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, और ऑप्शन विल बी डी यानी कि कोअर्जन। आगे देखते हैं। अब देखिए, एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज पूरी तरीके से वॉइड होता है। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये सारे के सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। तो ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। एक छोटा सा केस लॉ है। ए एडवांसेज अ लोन ऑफ 5000 टू बी and C promises to A that if B does not repay the loan, C will do so. तो इसका मतलब C कौन हो गया बेटा? C हो गया श्योरिटी। C ने प्रॉमिस किया है कि अगर B पैसा नहीं दे पाएगा तो ये पैसा मैं दूंगा। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बिल्कुल ठीक है। हियर B इज द
ए इज द क्रेडिटर एंड सी इज द श्योरिटी। ओके, बी के बारे में पूछ रहा है, तो बेटा ए एडवांसेज अ लोन टू बी। अब बी को लोन दिया है, ठीक है, और सी ए को प्रॉमिस कर रहा है, तो बी क्या हुआ, बी प्रिंसिपल डेटर हुआ ना, क्योंकि ए तो क्रेडिटर हो गया, सी श्योरिटी हो गया, तीन पार्टीज होती हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल डेटर। तो ऑप्शन विल बी बी प्रिंसिपल डेटर। डन है, आगे देखते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ एजेंट, ठीक है, तो स्पेशल एजेंट भाई होते ही हैं, स्पेशल एजेंट जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जनरल एजेंट भी होते हैं, तो ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंसस एट आइडम, अभी हम लोगों ने बात करी थी कंसेंट की, है ना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंसस एट आइडम का होना जरूरी है। कंसेंसस एट आइडम का मतलब क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड। जब दो लोग किसी एक ही चीज पर एक ही समय पर एक ही तरीके से अग्री करते हैं तो उसको बोला जाता है कंसेंसस एट आइडम, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंसस एट आइडम का होना जरूरी है। तो देखते हैं ऑप्शन, गोइंग विद ईच अदर, टेकिंग कंसेंट फ्रॉम द पार्टी, मीटिंग ऑफ माइंड, नन ऑफ द अदर, ऑप्शन विल बी सी, मीटिंग ऑफ माइंड। डन है सबको, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एंड कन्फर्स नो राइट ऑन आइदर पार्टी। यानी देखते हैं इनमें से कौन कौन से एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, यानी कि वॉइड एब इनिशियो होंगे क्योंकि कोई भी राइट्स नहीं आ रहे हैं। एग्रीमेंट टू सेल, वॉइड, वैलिड, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन विल बी वॉइड। जो वॉइड एग्रीमेंट बेटा होते हैं उसको, वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, शुरुआत से ही वॉइड होते हैं, वो नॉट इन्फोर्सेबल इन लॉ होते हैं, उनको लेकर के आपके पास में कोई भी राइट्स नहीं होंगे, तो ऑप्शन विल बी वॉइड। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कोअर्जन, ये तो अभी हम लोग करके आए हैं, सॉरी आई थिंक रिपीट हो गया है, सेक्शन 15, ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखते हैं, every promise and every set of promises forming the consideration for each other, every promise and every set of promise forming the consideration for each other, ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है एग्रीमेंट की, ऑप्शन विल बी सी। एग्रीमेंट का ही तो मतलब होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी। ओके, ए ने बी को एक लेटर भेजा हाउस सेल करने के लिए, द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट। तो अब प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है व्हेन ए मेक सच प्रपोजल, जब ए ने ये प्रपोजल बनाया। दूसरा, व्हेन बी एक्सेप्ट द प्रपोजल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो भाई जो प्रपोजल का कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होता है, प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है जब ऑफरी की नॉलेज में लेटर आ जाए, जब ऑफरी की नॉलेज में ऑफर आ जाएगा तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। लेकिन मेरे ख्याल से यहां पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन विल बी डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जब ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा ऑफर तब जाकर के ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है। आगे देखते हैं, तो ऑप्शन होगा डी। अब देखते हैं, ल्यूनेटिक एग्रीमेंट, ल्यूनेटिक, अगर ल्यूनेटिक के साथ में कोई भी एग्रीमेंट किया गया तो फिर वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा, इन्फोर्सिएबल होगा, वॉइड होगा। हालांकि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ल्यूनेटिक पर्सन को अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में डाला गया है, और ल्यूनेटिक पर्सन वो पर्सन होते हैं जो ड्यूरिंग द ल्यूसिड इंटरवल्स वो कर सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि भाई ल्यूनेटिक का एग्रीमेंट वॉइड होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ एजम्पशन नहीं लेंगे। अगर थ्योरी होती तो थ्योरी में तो एज्यूम कर सकते हैं, हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन विल बी वॉइड। आगे देखते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, option will be A। जब सामने वाला अपना, जब किसी पर्सन को प्रपोजल दिया जाता है और जब वो अपनी एसेंट दे देता है, एसेंट का मतलब अपनी कंसेंट दे देता है, तो फिर वहां पर ये माना जाता है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तभी वो कन्वर्ट होता है प्रॉमिस में। ये बेसिकली प्रॉमिस की डेफिनेशन है।
आगे देखते हैं। अब उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एसेंशियल ऑफ द फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं, इट शुड बी राइटिंग ओनली इज नॉट एसेंशियल, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड एक्सप्रेसली। तो ऑप्शन विल बी, यहाँ नॉट पूछा गया है कि कौन सी एसेंशियल नहीं है, तो इट शुड बी राइटिंग ओनली, ये गलत है। कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल राइटिंग में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी एसेंशियल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 118, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, कब इनफोर्स हुआ था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनफोर्स हुआ था बेटा 1 सितंबर 1872 को। ये डेट याद रखना, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, कई बार आ जाता है, डेट पूछ लेता है। तो 1 सितंबर 1872। आगे देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉम्बिनेशन से बनता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो देखते हैं भाई ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस, ऑफर एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉमिस एंड इन्फोर्सेबिलिटी। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा बेटा डी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, आप एग्रीमेंट बोल लो, प्रॉमिस बोल लो, बोथ आर सेम, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बस केवल लिखने में और पढ़ने में फर्क थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस, क्योंकि एग्रीमेंट की डेफिनेशन ही तो बोलती है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस को भी एग्रीमेंट माना जाता है। तो प्रॉमिस प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट देखते हैं, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। कंसेंसस एट आइटम, जेन्युइन कंसेंट बिटवीन पार्टीज, terms of the contract to be certain, all of the above। तो यहां पर बेटा जो एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट में तो मेरे ख्याल से सारे होने चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन जो सेक्शन 10 में दिया हुआ है वो सेक्शन 10 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर। देखते हैं कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है। कंसेंसस एट आइटम, वैसे तो ये होना चाहिए। जेन्युइन कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू बी सर्टेन, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ट्रिकी है, इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं। कहाँ पे गलती कर सकते हो? क्योंकि बच्चों को ये बात पता है कि भाई कंसेंसस एट आइटम भी ज़रूरी है, मीटिंग ऑफ माइंड भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन एसेंशियल एलिमेंट में जो पॉइंट दिया हुआ है वो फ्री कंसेंट का दिया हुआ है। कंसेंसस एट आइटम का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड। तो मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी, लेकिन ये एसेंशियल एलिमेंट का पार्ट नहीं। जो सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट की लिस्ट है ना, उसमें ये नहीं दिया हुआ है, उसमें फ्री कंसेंट गिवन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फ्री कंसेंट होता तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंसेंसस एट आइटम को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी सी, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू बी सर्टेन। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं वो हमेशा सर्टेन होने चाहिए, ये सेक्शन 10 में गिवन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एन ऑफर वुड लैप्स। ओके, ऑफर कब लैप्स होगा? अगर नॉट एक्सेप्टेड इन द स्पेसिफाइड टाइम, ऑफरर डाइज, ऑफरी डाइज। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। जैसे इसके बारे में एक पॉइंट और भी है कि अगर मान लीजिए कि ऑफर ने ऑफरी को प्रपोजल दिया, ठीक है, और ऑफरर की डेथ हो गई और ऑफरी को इसके बारे में पता नहीं है, ऑफरी को इसके बारे में पता नहीं है और उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो वहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन हाँ कि कई बार ऐसा होता है कि ऑफरर की डेथ के बाद में या ऑफरी की डेथ के बाद में कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन नहीं दी गई है, तो इस वजह से हम इसमें कुछ भी एजम्पशन नहीं लेंगे। देखो एमसीक्यू में एज्यूम मत करो, जो जैसा दिया गया है डायरेक्ट प्रोविजन के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है। तो एक्सेप्शंस को कंसीडर नहीं करना है, एक्सेप्शन जब क्वेश्चन में दिया हो तब उसको मान करके चलो। तो यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑफर वुड लैप्स नॉट एक्सेप्टेड इन स्पेसिफाइड टाइम हो ही जाएगा। हम ऑफरर मान लेते हैं कि ऑफरी की नॉलेज में आ गया है, तो ऑफरर अगर ऑफरर की डेथ हो गई या ऑफरी की डेथ होगी तो ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो बेस्ट आंसर आपका यही है, ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन इज नॉट वैलिड, ओके, इफ इट इज नॉट ऑडिबल,
कॉल डज नॉट कम इन बिजनेस आवर्स, द कॉल कम्स ऑन अ पर्सनल नंबर, नन ऑफ द अबव। तो बेटा अगर जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है ना वो ऑडिएबल होना चाहिए, इस चीज़ को कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि टेलीफोनिक जो कम्युनिकेशन है उसको ओरल एग्रीमेंट की कैटेगरी में डाला गया है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डाला गया है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होते हैं, तो टेलीफोन पे भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर कंफर्म कर लेनी चाहिए कि सामने वाले ने मेरी बात सुनी भी है या नहीं सुनी है। तो यहाँ पर अगर ये ऑडिएबल नहीं है तो फिर उस केस में टेलीफोन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आगे देखते हैं। देखिए, who defined consideration as an act or forbearance of one party or the promise thereof is the price for which the promise of the other is bought। तो ये जो कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है ना, ये सर फ्रेडरिक पॉलक ने किया हुआ है, हो सकता है आपको ना पता हो, ठीक है। सर फ्रेडरिक पॉलक ने इसको डिफाइन किया है, ठीक है, इसको याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। इन चेनिया वर्सेस रम्या 1882 it led which of the following characteristics of Indian Contract Act? Okay, a stranger to the consideration may maintain a suit, consideration at the desire of the promisor, नहीं, consider ये तो नहीं होगा। valid offer, legal consideration, तो बेटा ऑप्शन विल बी ए। जो चेनिया वर्सेस रम्या का केस था ना, उसमें ये बताया गया था कि जो स्ट्रेंजर है वो कंसिडरेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन की तरफ से मूव हो सकती है, तो स्ट्रेंजर कंसिडरेशन में इन्वॉल्व हो सकता है और वो सूट भी फाइल कर सकता है, तो ऑप्शन होगा ए। आगे देखते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, कैन नॉट sue upon it even though the contract is for his benefit. This is explained by which doctrine? Executed privity, executory, ये बेटा डॉक्ट्रिन है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन। प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन क्या बोलती है? प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन बोलती है कि कंसीडरेशन के केस में स्ट्रेंजर अलाउड है, लेकिन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, यानी कि थर्ड पार्टी सूट फाइल नहीं कर सकती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। एन एंगेजमेंट टू मैरी समवन लेटर इज अ एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, फ्यूचर, बोथ बी एंड सी। बिल्कुल आप बोथ बी एंड सी बोल सकते हो, क्योंकि ये एग्जीक्यूटरी है। आप फ्यूचर में प्रॉमिस कर रहे हो मैरिज करने का, तो यहाँ पर ये अभी परफॉर्म करना बाकी है, तो इसको एग्जीक्यूटरी या फ्यूचर दोनों बोल सकते हैं, तो बोथ बी एंड सी। ठीक है, देखिए ऑप्शन विल बी डी। आगे देखते हैं। व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन? तो कंसिडरेशन के रिगार्डिंग क्या है रूल्स, देखते हैं। कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट वेक, कंसिडरेशन नीड नॉट बी लॉफुल। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो रूल हो ही नहीं सकता। नीड नॉट बी लॉफुल लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। तो ऑप्शन विल बी, ये दोनों पॉइंट सही है ना, तो ऑप्शन विल बी डी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन इज एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड? अच्छा, यानी कि यहां पर ये एक्सेप्शन पूछा। अब देखो इसने डायरेक्ट एक्सेप्शन पूछा है कि व्हेन इज एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड, यानी कंसिडरेशन के बिना भी एग्रीमेंट कब वैलिड होते हैं? तो देखते हैं। मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इट्स अ गिफ्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों हो सकते हैं। ये भी एक्सेप्शन में है और ये भी एक्सेप्शन में, तो ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी। और 129 तो देखते हैं। विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट उबेरी माई फिदे? उबेरी माई फिदे का मतलब होता है बेटा गुड फेथ, जहां पर हम ये मान करके चलते हैं कि सामने वाला जो भी बोल रहा है सब कुछ सही सही बोल रहा है, सब कुछ सच सच बोल रहा है, उसको बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो माना जाता है कि भाई यहाँ पर तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म्स और कंडीशन है, जो भी हमने उसमें पढ़ा है, सब कुछ सच सच लिखा होगा। तो देखते हैं कौन कौन से। इशू ऑफ कंपनी प्रोस्पेक्टस, इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट, फैमिली मैटर, बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन विल बी बेटा बोथ ए एंड सी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो जो फैमिली मैटर्स होते हैं ना, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है, जो कंसिडरेशन के एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी ना ये चीज़ कि जो फैमिली पर्सन होते हैं
वो फैमिली वालों के अगेंस्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं। और फैमिली मैटर्स जो होते हैं, फैमिली मैटर्स में हमेशा फैमिली का एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर पूरा भरोसा करके चलता है, वो ये मान करके चलता है कि वो कभी भी उससे झूठ नहीं बोलेगा, कुछ भी बताए, कुछ भी छुपाएगा नहीं। जैसे ये चीज़ हम लोगों ने उसमें भी पढ़ी थी कि कब कब साइलेंस को हम लोग फ्रॉड मानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साइलेंस को फ्रॉड कब माना जाता है, जहाँ पर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक, और जहाँ पर फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होता है, तो वहाँ पर बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन विल बी ए एंड सी। कंपनी का प्रॉस्पेक्टस भी होगा, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस तो होता ही है, क्योंकि हम लोग जब कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो प्रॉस्पेक्टस के ऊपर भरोसा करके ही तो खरीदते हैं, है ना। और हम लोग ये मान करके चलते हैं कि प्रॉस्पेक्टस में कंपनी ने जो भी डिटेल्स दी गई हैं सब कुछ बिल्कुल सही से ही दिया गया है। तो प्रॉस्पेक्टस और फैमिली मैटर, ये बोथ ए एंड सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉस डोमिनेटिंग हिज एम्प्लॉय टू वर्क ड्यूरिंग नॉन वर्किंग आवर्स इज नोन एज अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जब कोई भी पर्सन अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाता है, यानी दो पर्सन जिनके बीच में रिलेशन है और एक पर्सन उस पोजीशन पर है जहां पर सामने वाले की विल को वो डोमिनेट कर सकता है, तो उसको बोला जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ दीज एग्रीमेंट्स आर वॉइड एज बीइंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी बट दे आर नॉट इलीगल। तो यानी कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में तो है, वॉइड तो है, लेकिन इलीगल नहीं है। तो देखते हैं, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट्स, एग्रीमेंट विद अ माइनर, एग्रीमेंट विद अ ल्यूनेटिक, एग्रीमेंट फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट तो बिल्कुल इलीगल होगा, क्योंकि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन होगा ए, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में। जब कोई किसी को अपनी ड्यूटीज, जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, जब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को उसकी ऑब्लिगेशंस पूरी करने से रोकता है, तो ऐसा एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाता है। हालांकि उसमें सजा नहीं होती, उसमें पनिशमेंट नहीं होती है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये वाला एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, लेकिन इलीगल नहीं है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा एग्रीमेंट विद अ माइनर, एग्रीमेंट विद अ ल्यूनेटिक, तो बेटा ये दोनों वॉइड एब इनिशियो होते हैं, ये दोनों वॉइड एब इनिशियो होते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं है। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में दूसरे एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं। आगे देखते हैं, सेक्शन 132, इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द इंजर्ड पार्टी में, ओके, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इंजर्ड पार्टी यानी कि अग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकती है, सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बिल्कुल कर सकती है, सूट फॉर डैमेजेस ये भी कर सकती है, सू फॉर क्वांटम मेरिट ये भी कर सकती है। तो ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी रेमेडीज हैं, ये सारी रेमेडीज, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने तरीके की रेमेडीज होती हैं, तो ये सारी तरीके की रेमेडीज एग्रीव्ड पार्टी के पास में होती हैं इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस प्रपोजल, यानी कि ऑफर। ऑफर की डेफिनेशन सबसे पहली है सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज ए में ऑफर की डेफिनेशन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द प्रोमिसी एक्सेप्ट द प्रपोजल, व्हेन द प्रोमिसी एक्सेप्ट द प्रपोजल द प्रोमिसर इज कॉल्ड, यानी कि जब प्रॉमिस एक्सेप्ट हो जाता है, सॉरी जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वो प्रॉमिस में बन जाता है। तो फिर प्रॉमिसर को क्या बोला जाएगा उस सिचुएशन में, ऑफरर, एक्सेप्टर, प्रोमिसियो, नन ऑफ दीज। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। वैसे तो कुछ बच्चे ऑफरर बोल सकते हैं कि भाई जो प्रॉमिसर होगा ऑब्वियसली कि हो सकता है ऑफरर हो, कि जिसने ऑफर दिया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन द प्रोमिसी एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो जब प्रोमिसी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तब क्या सिचुएशन होगी, तब कोई नई सिचुएशन थोड़ी ना होगी, तब तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है ना भाई। अगर एग्रीमेंट है, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तो प्रॉमिस हो गया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया। तो पार्टीज की वहां पर डेजिग्नेशन थोड़ी ना चेंज होगी। इस वजह से बेटा यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो कोई किसी की पोजीशन थोड़ी ना चेंज हो जाती है। कहा तो यही जाएगा ना कि ये ऑफरर है, ये एक्सेप्टर है ना, ये प्रोमिसर है, ये प्रोमिसी है, तो वहाँ पर कोई पोजीशन चेंज नहीं होती। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। आगे देखते हैं,
communication of acceptance is complete as against the proposer. ओके, प्रपोजर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? ओके, व्हेन इट इज पोस्टेड, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, व्हेन इट इज साइंड, व्हेन द ऑफरी इंटेंड्स टू एक्सेप्ट. तो बेटा ऑप्शन होगा व्हेन इट इज पोस्टेड. व्हेन इट इज पोस्टेड. तो प्रपोजर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? जब ऑफरी अपने एक्सेप्टेंस के लेटर को पोस्ट करता है. वो जैसे ही पोस्ट करता है, जैसे ही उसकी पावर के बाहर चला गया, पोस्ट कर दिया तो उसकी पावर के बाहर चला गया, वैसे ही प्रपोजर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर प्रपोजर बाउंड भी हो जाएगा. तो ऑप्शन विल बी ए, व्हेन इट इज पोस्टेड. नेक्स्ट देखते हैं. पास्ट कंसीडरेशन इज वैलिड इन इंग्लैंड ओनली, इंडिया ओनली, बोथ इंडिया एंड इंग्लैंड, नाइदर इंडिया नॉर इंग्लैंड. इंडिया में बेटा वैलिड है. इंडिया में पास्ट कंसीडरेशन वैलिड है. ठीक है, देखते हैं आगे. अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. तो भाई ये तो डेफिनेशन सुनी सुनी सी लग रही है ना. सेक्शन 124 इंडेमनिटी हम लोग ने पढ़ा हुआ है ना. जब कोई भी पर्सन किसी सामने वाले पर्सन को प्रॉमिस करता है कि भाई मेरी वजह से या किसी दूसरे पर्सन की वजह से अगर कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट देखते हैं. द फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स. फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स को ये मैंने आपको पहले ही बताया है, बेली की तरह से ट्रीट किया जाएगा उसको. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं एग्जाम में और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज अ टाइप ऑफ. ये भी मैंने आपको कई बार बताया कि प्लेज एक तरीके से बेलमेंट का टाइप है. क्यों? क्योंकि बेलमेंट में पोजीशन ट्रांसफर होता है ना, गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर होता है. प्लेज में भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, केवल और केवल पोजीशन ट्रांसफर होता है. तो आप प्लेज को बोल सकते हो टाइप ऑफ बेलमेंट. तो ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट देखते हैं. An agreement without consideration is valid if made out of natural love and affection and is in, ये हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 एक्सेप्शन में. क्या था कि अगर कोई भी एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे बेस्ड है तो वो कंसीडरेशन का एक्सेप्शन है. यानी कि कंसीडरेशन अगर नहीं भी है तो भी वो प्रॉमिस वैलिड होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. जैसे नियर रिलेशन होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए. और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड होगा. देख लेते हैं ऑप्शन क्या है. रिटन फॉर्म ओनली, रजिस्टर्ड फॉर्म ओनली, रिटन एंड रजिस्टर्ड बोथ, ओरल फॉर्म ओनली. ऑप्शन विल बी सी. यहाँ पर नियर रिलेशन नहीं दिया हुआ है लेकिन तो भी बेस्ट ऑप्शन है सी, है ना. देखते हैं एक बार. कंसेंसस एट आइडम. कंसेंसस एट आइडम का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड. ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई, मीटिंग ऑफ माइंड बोलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो इसमें से कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, रिटन फॉर्म, फ्री कॉन्सेंट. रिटन फॉर्म नहीं है. ऑप्शन विल बी सी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया है कि कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है. लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, फ्री कंसेंट भी होना चाहिए. रिटन फॉर्म में ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो देखते हैं. ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बोथ ए एंड बी, नन. तो बेटा इसका ऑप्शन है बी. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें तो एग्रीमेंट हो गई, क्योंकि एग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता. कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही है ये, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ. तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें तो एग्रीमेंट होगा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो. क्यों? क्योंकि अगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है तो फिर वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. तो ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट देखते हैं. एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज void. अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो हमेशा void होगा. नहीं, सॉरी, मैंने नीचे का ऑप्शन ही नहीं देखा. देखो यही गलती हो जाती है. मैंने भी स्टूडेंट्स वाली गलती कर दी आज, है ना. देखो बिल्कुल सेम गलती करी जो आप करते हो. आगे के ऑप्शन ही नहीं देखे. पहला वाला ऑप्शन देखा, वही मुझे बेस्ट लगा, मैंने आगे का ऑप्शन. भाई आगे एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है,
एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, वो तो वॉइड होता है, लेकिन कुछ एक केसेस होते हैं ना, अभी जैसे सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 की मैंने बात करी, गिफ्ट की बात करी, ठीक, वहां पर कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। तो यहां पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है, वॉइड एक्सेप्ट सर्टेन केसेस। तो बेटा बेस्ट ऑप्शन जो है, वैसे तो ये भी ऑप्शन सही होता, वॉइड होते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा, क्योंकि वॉइड तो होगा लेकिन कुछ केसेस में वैलिड भी हो सकता है। तो ऑप्शन विल बी डन है। तो देखो जो गलती मैंने अभी यहां पर करी आपको नहीं करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहला ऑप्शन ही आपको दिख गया कि यार तो परफेक्ट है, आसान सा है, लेकिन नीचे भी कुछ घुमा करके ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो सारे ऑप्शंस को एक बार गो थ्रू करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है पास कंसिडरेशन इज वैलिड इन इंडिया, वैलिड इन इंडिया, ऑप्शन विल बी बी। डन है। तो यहां पर हम लोगों के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नए चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, और उसके पहले एक बार अच्छे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये जो भी एमसीक्यू है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसकी पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।